Welcome to my channel. So, today we are going to do multiple choice questions for term 1 legal studies. We have done part 1 of MCQs for legal studies and this is our part 2 video. So, let's get started. Here is our first question. The dispute regarding the sharing of water resources between the state of Tamil Nadu and Kerala with respect to Mullaperiyar Dam can be brought before the Supreme Court under exercise of which jurisdiction? A. Advisory jurisdiction, B. Original jurisdiction, C. Appellate and D. Judicial review. तो इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है कि कोई मतलब स्टेट है तमिलनाडु एंड केरला और उनके बीच में डिस्प्यूट चल रहा है पानी को शेयर करने के ऊपर। तो ये हमारा जो केस है वो कहाँ पे जाएगा? तो ये हमारा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आ जाएगा। मेनली हमारे 3 टाइप्स के जुरिस्डिक्शन होते हैं, एडवाइजरी, ओरिजिनल एंड एपिलेट। एक और होता है रिट जुरिस्डिक्शन, पर हम उसके बारे में ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं, मेनली हमारे यही होते हैं। तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो होता है वो हमारे आर्टिकल 131 में आता है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 131 में। इसमें क्या होता है, कोई भी हमारा डिस्प्यूट चल रहा है यूनियन या स्टेट के बीच में, या फिर दोनों स्टेट हों, जैसे दिल्ली और कोई भी स्टेट हो उनके बीच में डिस्प्यूट चल रहा हो, या फिर दोनों ही स्टेट हों जैसे हरियाणा पंजाब या किसी की 2 स्टेट हो उनके बीच में डिस्प्यूट चल रहा हो किसी भी वजह से, और हमारे मतलब दोनों जैसे 2 स्टेट हों और 1 स्टेट हो, जैसे हरियाणा और पंजाब एक और यूपी से डिस्प्यूट हो रहा हो। तो इन जब ऐसे डिस्प्यूट होते हैं स्टेट में या यूनियन और स्टेट में, तो जो ऐसे केसेस होते हैं वो हमारे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में एडजुडिकेट किए जाते हैं, मतलब सेटल किए जाते हैं। तो इसका हो जाएगा हमारा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। Rajesh served in the Indian Army as a commando. He was asked to report for an urgent mission. He failed to report. A disciplinary action was taken against him. While pronouncing the punishment, the court martial must employ which of the following principles? A. Principle of proportionality. B. Principle of reasonableness. C. Principle of legitimate expectation. And D. Principle of judicial review. तो हमारे जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं या आर्मी है, उसमें पनिशमेंट या कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, उनको हम पहले एक प्रिंसिपल हम एम्प्लॉय करते हैं, उसकी बेसिस पे ही हम उसको पनिशमेंट दे सकते हैं। तो इसमें हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ये कहता है कि कोई भी पनिशमेंट है उसको प्रोपोर्शन में ही उसने कुछ काम किया है, गलत काम किया है या कुछ हो गया उससे, तो वो उससे प्रोपोर्शनल ही पनिशमेंट मिलेगी, ये नहीं डिसप्रोपोर्शन नहीं होना चाहिए। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, किसी ने 10 रुपीज़ मतलब चोरी कर लिए, तो अब 10 रुपीज़ चोरी कर लिए, तो अब ये थोड़ी ना है कि उसको तुम डेथ पेनल्टी दे दोगे। तो डिसअप्रोप्रिएट नहीं होना चाहिए, जो हमारी पनिशमेंट है वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। तो ये है इसका आंसर, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। The declining quality of judicial service and inability of judges to properly effectuate the stipulated judicial workload has been attributed to A. Relatively lower salary, B. Relatively early retirement age, C. Enhanced retirement age, D. Collegium model। तो अब जैसे हमारी जो क्वालिटी जुडिशियल सर्विस की वो डिक्लाइन होती जा रही है, और जो जजमेंट जो हमारे केसेस हैं वो भी पेंडिंग चलते रहते हैं, और जो हमारी जजमेंट है वो भी डिले होती रहती है। तो इसका जो एक रीज़न है वो इसलिए है रिलेटिवली अर्ली रिटायरमेंट एज। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, अर्ली रिटायरमेंट एज। अब सुप्रीम कोर्ट की हमारी जो एज है रिटायरमेंट एज वो है 65, और जो हाई कोर्ट की है वो है 62। अब हमें पता है कि जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज बनने के लिए हमें 10 ईयर्स की बार में ये काम करना होता है, ये बार। तो जब प्रमोट होते हैं हाई कोर्ट या इतने वो प्रमोट होते हैं हाई कोर्ट के, इतने उनकी रिटायरमेंट एज हो जाती है, तो जिसकी वजह से इनएफिशिएंसी होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। Dinakar wants to be appointed as a district judge in the state of Delhi. Under Article 233, the governor decided on the appointment in consultation with the High Court. The minimum qualification required is A. Eminent jurist, B. Member of Judicial Service of the state,
C. Minimum 10-year experience at the bar. And D. Minimum 5 years as advocate of high court. तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, मेंबर ऑफ जुडिशियल सर्विस ऑफ द स्टेट। अब इसमें हमें डिस्ट्रिक्ट जज की क्वालिफिकेशंस पूछ ली हैं। अब हमें हाई कोर्ट जज एंड सुप्रीम कोर्ट जज की भी क्वालिफिकेशन पता होनी चाहिए। हमारे यूनिट 1 जुडिशरी में ये बहुत अच्छे से बताया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज और हाई कोर्ट जज की क्वालिफिकेशंस क्या क्या होती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th, a person of 62 years has been appointed to fill a public office whereas the retirement age is 60. Which immediate remedy is available before the High Court? A. Writ of quo warranto. B. Writ of habeas corpus. C. Writ of mandamus. D. Writ of prohibition. अब एक पर्सन की एज हो रही है 62 ईयर्स और पब्लिक ऑफिस में जो उसकी रिटायरमेंट एज है वो है 60 ईयर्स। तो इसमें जो हमारी रिट है वो हो जाएगी ए, रिट ऑफ को वारंटो। ये हमारा हाई कोर्ट इस अथॉरिटी से इसको इशू करेगा कि आप बाय विच अथॉरिटी आप इस ऑफिस को चला रहे हो। तो को वारंटो का मतलब यही होता है कि बाय विच अथॉरिटी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, in 1979 a Supreme Court bench headed by Justice P.N. Bhagwati declared the right to free legal aid and expeditious trial for the prisoners who were stuck in a Bihar jail, which ultimately led to their release. This became a landmark case as it established the role of being an activist for the Supreme Court in the form of A. Appellate jurisdiction, B. Advisory jurisdiction, C. Public interest litigation एंड डी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। तो ये हमारा क्वेश्चन यूनिट 1 में भी आ सकता है, यूनिट 1 में भी कवर होता है, और ये क्वेश्चन हमारा यूनिट लीगल एड, फ्री लीगल सर्विसेज वाले यूनिट में भी ये कवर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो जहाँ भी आपको ये लगे कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो एक्टिविस्ट हो रहा है, तो एक्टिविस्ट हमारा सुप्रीम कोर्ट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से ही होगा। एक्टिविस्ट जहाँ पे वर्ड आ जाएगा तो वो हमारा मतलब मेनली उसका आंसर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ही होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7th, Mrs. Mala, an employee in the state telecom department, aggrieved by the denial of promotion by the department, approached the state administrative tribunal. The tribunal ruled in favor of the department. Mrs. Mala wants to appeal against the order of the tribunal. Which forum can she approach to resolve her dispute? A. District Court, B. Division Bench of Supreme Court, C. Division Bench of High Court, D. Central Administrative Tribunal. हमें जो हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फिर उस ट्रिब्यूनल आते हैं उन्हें हमें इस क्वेश्चन में हायरार्की पता होनी चाहिए कि कब कौन सा कोर्ट पहले आता है। तो अब स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल आ गया तो मतलब हाई कोर्ट आ गया, तो डिवीजन बेंच इसका जो आंसर है वो है डिवीजन बेंच ऑफ हाई कोर्ट। अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो कोई ऑर्डर है वो हो जाता, तो फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद आता है हमारा हाई कोर्ट, तो फिर वो हाई कोर्ट में जाता। हाई कोर्ट में उसको कोई पर्सन को रिलीफ नहीं मिला तो वो फिर जाएगा सुप्रीम कोर्ट। ऐसे नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसके फेवर में कर दिया तो दूसरा बंदा डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, वो पहले हाई कोर्ट जाएगा फिर ही सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 8, Article 368 of the Constitution confers power to the Parliament to amend the Constitution. Article 13(2) states that the state shall not make any law which take away the fundamental right. To overcome this restriction, the Parliament adopted the 24th Amendment to the Constitution, which altered Article 13 and 368 in such a way that allowed itself with unlimited powers of amendment, including the authority to amend fundamental right. Identify the case which restricted this power in 1973 by establishing the doctrine of basic structure. A. Maneka Gandhi versus Union of India. B. 3 judges case. C. Keshwananda Bharati versus State of Kerala. And D. Husainara Khatum versus State of Bihar. अब यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू की बात हो रही है, बेसिक स्ट्रक्चर की बात हो रही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी, केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला।
यहाँ पे हमारा 1973 ईयर भी है, तो हमें लर्न होना चाहिए कि ये 1973 की बात थी, केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये, हमें एकदम रटा हुआ होना चाहिए कि हाँ केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में बेसिक स्ट्रक्चर की बात हुई थी, 1973 का ये केस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। Mr. Kapoor runs a chemical fertilizer company. One day he received a notice revoking his license to run the fertilizer factory. He was aggrieved that he did not get a chance to represent his case, and the inspector who revoked the license stated that an opportunity to represent his case could not be given as it was a policy decision to shut down all the chemical fertilizer factories in different phases. In light of the landmark case, an odi alteram partem identify the principle established by the court. अब जो हमारा फ्रेज है ओडी एल्ट्रम पार्टम, इसका मतलब होता है लिसन टू द अदर साइड। तो इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि ओडी अल्ट्रम पार्टम में कौन सा प्रिंसिपल इस्टेब्लिश किया था। तो मतलब लिसन टू अदर साइड, तो भाई दूसरी साइड की भी तो बात सुननी चाहिए। तो ये हो जाएगी डिसीजन लेने से पहले किसी दूसरी पार्टी का हियर करना, मतलब सुनना। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, प्रिंसिपल ऑफ पोस्ट डिसीजनल हियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। Sequentially arrange the events in accordance with the 3 judges case in matter of appointment of judges. Executive has primacy in appointment of judges. Second, Chief Justice of India has primacy in matters of appointment of judges. 3, collegium system is an integrated participatory consultative process. And fourth, 14th law commission. इस क्वेश्चन में हमें यूनिट 1 अच्छे से लर्न होना चाहिए। जैसे जैसे हम पढ़ेंगे हमें पता चल जाएगा ये कौन से ईयर में होता, पहले क्या चीज़ आई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा आंसर बी, 4, 1, 2, 3। पहले 14th लॉ कमीशन आया था, फिर एग्जीक्यूटिव को पावर मिल गई थी अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस में, फिर हमारा सेकंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पावर प्राइमेसी मिल गई थी अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस में, एंड थर्ड कोलेजियम सिस्टम। Question number 11th. This is our last question. Mr. Satish Kumar was a Supreme Court judge. It was discovered that he was embroiled in misappropriation of funds. An inquiry under the Judges Inquiry Act was done by a committee of 3 members, of which 2 are judges, 1 from Supreme Court and 1 Chief Justice of High Court. B, 3 are judges, 2 judges from Supreme Court and 1 from High Court. C, 2 are judges, 1 Chief Justice of India and 1 Chief Justice of High Court. D, 3 are judges, 1 judge of Supreme Court and 2 judges from High Court. अब सुप्रीम कोर्ट का जज है, तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा ए, सुप्रीम कोर्ट का जज और एक चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट. So that's it for today's video. Thank you for watching.